डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। The charge on proton is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and that of electron 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Does it mean that electron has a charge of 3.2 into 10 power minus 19 coulomb less than the charge of a proton? इस क्वेश्चन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब यह है इट डज नॉट मीन दैट द चार्ज of electron that is 3.2 into 10 power minus 19 coulomb less than that of a charge on proton। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हम लोगों ने देखा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। इसका मतलब ये 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, is there any lower limit to the electric force between two particles placed at a separation of 1 centimeter? तो सेपरेशन यदि दो पार्टिकल का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है तो कहता है इसका लोअर लिमिट क्या होगा। तो इसका लोअर लिमिट, यस देयर इज ए लोअर लिमिट विच इज equal to the force experienced at a separation of 1 centimeter. It is the lower limit, जो कि separation between the two charges 1 centimeter है। Question number 3, consider two particles A and B। दो पार्टिकल हैं ए और बी। एक पार्टिकल प्लेस्ड एट ए, अनदर पार्टिकल प्लेस्ड एट बी, हैव इक्वल चार्जेस। दोनों पे चार्ज इक्वल है एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस डी। द पार्टिकल ए स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ए। ए पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया सपोज ए डैश पॉइंट पर। अब क्वेश्चन में कहता है डज द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हाटएवर। तो जैसे ही ये ए अपने पोजीशन से शिफ्ट करेगा या डिस्प्लेस होगा तो सेपरेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब ये चार्ज पार्टिकल ए से ए डैश डिस्प्लेस होगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज करेगा, तो फोर्स इस कंडीशन में इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कैन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट ए टोटल फील्ड। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ ऐड हो सकता है।
कभी भी ऐड नहीं होगा। रीजन है इलेक्ट्रिक फोर्स मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, Why does a phonograph record attract dust particles just after it is cleaned? जैसे फोनोग्राफ को हम लोग क्लीन करते हैं तो ड्यू टू रबिंग, फ्रिक्शन के कारण से वो चार्ज इंड्यूस करता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो चार्ज जब इंड्यूस होगा तो उस कंडीशन में वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका रीजनिंग आप लिख सकते हैं, व्हेन अ फोनोग्राफ record is cleaned, it gets charged due to electrostatic induction. So it attracts dust particles. ये इसका प्रॉपर रीजनिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डज द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट नियर बाई? इसका रीजनिंग समझते हैं। एक क्वेश्चन का मीनिंग है कि सपोज एक चार्ज Q1 और अनदर चार्ज Q2 है, इसके नियर एक चार्ज Q3 को प्लेस कर दिया तो उसके फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, रिमेन unaffected even by the presence of charge Q3। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बिफोर Q3, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सपोज दोनों पे चार्जेस आइडेंटिकल है या दोनों पर डिफरेंट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण से यदि ये फोर्स हम निकाले इस पर, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसलिए इन दोनों के बीच जो ये फोर्स का वैल्यू है, सपोज F2 F1 रिमेन अनअफेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, in some old text it is mentioned that 4 pi lines of force originate from each unit positive charge. Comment on the statement in view of the fact that 4 pi is not an integer. ये कहता है कि जो 4 pi है, ये 4 pi it is the maximum value of solid angle. सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 4 pi होता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ स्टार्टिंग दैट द फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहे हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द चार्ज। इस चार्ज से जो एक्सटेंशन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर? इक्विपोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल है। सपोज एक सरफेस है, इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट, अनदर सरफेस जिसका पोटेंशियल 60 वोल्ट। तो देखने ही से लग रहा है कि 40 वोल्ट और 60 वोल्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
cannot intersect each other. Next question number 9. If a charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line of force? Next part है discuss the situation when the line of force are straight and when they are curved. यदि एक चार्ज को हम प्लेस कर दें, सपोज ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड इसके कारण से जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा प्रीवियस क्लास में। और इस पर जो हम लोग टैंजेंट, ये कर्व है जिस पर फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो ये टैंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दो सिचुएशन अराइज होगा इफ लाइंस ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट। यदि फील्ड लाइंस स्ट्रेट है तो इस कंडीशन में जो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, देन द टैंजेंट विल कोइंसाइड, ये टैंजेंट कोइंसाइड कर जाएगा विद द फील्ड लाइंस। तो उस कंडीशन में सो द चार्ज विल मूव along this path, उस पाथ के along चार्ज मूव करेगा। सेकेंड कहता है कि यदि हम कर्व पाथ ले लें, सेकेंड क्वेश्चन यही है, सेकेंड पार्ट, कि when they are curved, if the lines of forces are curved, यदि ये कर्व होगा तो ये टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेगा, then the path of charge will along tangent, tangent के along हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखा है, एक चार्ज Q1 से, दूसरा Q2 से। हम लोगों ने पढ़ रखा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो आप फिगर में देखेंगे Q1 से ओरिजिनेट होने वाले, Q1 पर टर्मिनेट होने वाले 6 फील्ड लाइंस हैं। तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6, Q2 से ओरिजिनेट होने वाले फील्ड लाइंस 18 है, तो 18/6 इट इज 3, और Q2 से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इट मींस Q2 बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड Q1 नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का रीजनिंग पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज को A टू B फील्ड रीजन में हमने डिस्प्लेस किया। डज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से ये इंडिपेंडेंट होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। क्वेश्चन नंबर 12, it is said that the separation between the two charges forming an electric dipole should be small compared to what? इनके भी डाइपोल है, डाइपोल का फील्ड स्मॉलर होगा। ये डाइपोल है, सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा था काफी स्मॉलर होता 2a। तो इस कंडीशन में स्मॉल
एज कॉम्पेयर टू द फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसका रीजनिंग हो जाएगा स्मॉल एज कॉम्पेयर्ड टू द फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The number of electrons in an insulator is of the same order as the number of electrons in a conductor. What is the basic difference between a conductor and insulator? Obviously, the outermost electron in the conductor, in a conductor, are weakly bound, while in an insulator they are strongly bounded. यही बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर का। क्वेश्चन नंबर 14. When a charged comb is brought near a small piece of paper, it attracts the piece. Does the paper becomes charged when the comb is brought near it? Due to induction, comb पे हम लोगों ने पढ़ा चार्ज हो जाते हुए स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास जाता तो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता। ये कॉम है। जब ड्राई हेयर और कॉम को रब करते हैं तो ड्राई हेयर में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते, तो उसका वर्क फंक्शन लोअर, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज, कॉम नेगेटिवली चार्ज, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर पे ले गए तो पेपर का ये एंड ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज हो जाता और ये नेगेटिवली चार्ज, लेकिन फाइनली इस पर नेट चार्ज 0 ही रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर देखा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड लाइंस दे रखे हैं, एक रीजन है, इस तरह का रीजन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। जो फील्ड लाइंस है ए और सी के लिए सिमेट्री है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए और सी के लिए इक्वल हो जाएगा और ये क्लोजर है इसलिए फील्ड लाइंस ए पर स्ट्रॉन्गर होगा देन बी, सी पर भी स्ट्रॉन्गर होगा देन बी। इट मींस ई इज इक्वल टू ई सी विच इज लार्जर देन ए बी, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। तो क्वेश्चन हमारा है कि सेपरेशन यदि दो चार्ज के बीच दो कंडीशन आ सकते हैं कि R के वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो एज R इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये कंडीशन तभी होगा जब दोनों चार्जेस Q1 और Q2 पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन, R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन डी may increase or decrease. Next question number 3. If a positive charge is shifted from low potential region to a high potential energy,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन द सेम। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो सेपरेशन आपने इन दोनों चार्ज के बीच, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर रहे हैं लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, तो पोटेंशियल ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज किया। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए मीन्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, two positive charges are kept at points A and B. The electric potential at the points between A and B is situated while moving from A to B. Suppose A point और B point है, इस पे चार्ज है। अब यहां पर एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज, दोनों पर आइडेंटिकल है, तो Q और Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज R, और इसको शिफ्ट किया सपोज X पोजीशन से, तो रिमेनिंग R माइनस X। तो टोटल पोटेंशियल हम लोग फॉर्मूला यूज करते के क्यू बाई आर। देन पोटेंशियल इज इक्वल टू ड्यू टू दिस, तो के क्यू बाई पोजीशन X नेक्स्ट के क्यू बाई आर माइनस X। तो V इज इक्वल टू के क्यू 1 by x plus 1 by r minus x, kq, it is r minus x plus x, divide by x into r minus x, then kq, r divide by x r minus x। अब इस कंडीशन में कहता है कि जब a to b हम शिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकालेंगे, वो पोजीशन। तो इसको वेरिएबल हमारे पास x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर के क्यू आर, इसका वैल्यू हो गया के क्यू आर डिवाइड बाई एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स के क्यू आर एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। अब ये डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट माइनस 1 एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 इंटू वेरिएबल एक्स है माइनस 2x, विच इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू r बाई 2। अब x का वैल्यू इस वैल्यू में डाल दे, तो x का वैल्यू यदि r बाई 2 से लेसर है तो dv बाई dx इंक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू r बाई 2 से लार्जर है तो dv बाई dx डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question 5, an electric field at the origin is along the positive x-axis. Electric field along the positive x-axis है, ये रीजन दे रखा है। A small circle is drawn with the center at the origin cutting the axis at the point A, B, C, D. यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ए को कट कर रहा है, ए 0 पॉइंट पर, बी सी डी, बी का कोऑर्डिनेट यहां है 0 ए, सी का कोऑर्डिनेट माइनस ए 0, डी का कोऑर्डिनेट 0 माइनस ए। Out of the points on the periphery on the circle, the potential is maximum at. तो यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ऑप्शन होगा, पोटेंशियल जब डिक्रीज करेगा तो पॉइंट ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट। अब उसके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा? यदि बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, सपोज इनिशियल वेट या मास m, आफ्टर चार्जिंग यदि आप इसमें चार्ज ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसका मास डिक्रीज कर गया, ये साइज हम दिखा रहे हैं m माइनस डेल्टा m। ऑब्वियसली इससे आपने चार्ज को रिमूव किया, इसलिए ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पर कैसे फोर्स लगेगी? डाइपोल को प्लेस किया इन द फील्ड रीजन, इस पर फोर्स लगा सपोज QE, इस पर फोर्स लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये, इस पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू QE विद नेगेटिव साइन, तो नेट फोर्स हम निकालेंगे तो इट बिकम्स 0। इसलिए ऑप्शन हमारा 7 का हो गया, इट इज ऑलवेज 0। तो 7 का ए ऑप्शन आ गया। बट टॉर्क इज नॉन जीरो, टॉर्क हम लोगों ने पढ़ रखा है, इट इज PE साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दे रखा है, यहां पर एक चार्ज Q, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। कहता कंसीडर द सिचुएशन इन द फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A। P पॉइंट फार्दर अवे, P टू A एक पाथ है, दूसरा पाथ P टू B, सपोज दिस वन, थर्ड पाथ P टू C। लेकिन ये चार्ज के सराउंडिंग में जो पॉइंट्स हैं A, B, C, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब पोटेंशियल एट A, B, C ये इक्वल है, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल यदि आप VP या P पॉइंट से A आ रहे हैं तो VP माइनस VA, इसी तरह से VP माइनस VA, VP माइनस VC। इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क सेम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A point charge Q is rotated along a circle। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक चार्ज को along a circle मूव करा रहे हैं, सपोज A to B पॉइंट। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अमाउंट ऑफ वर्क चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इट मींस पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A इक्वल, then amount of work done will be 0। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन A आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट कहता है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपने पढ़ रखा है कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए 1 का A ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
A point charge is brought in an electric field, the electric field at a nearby point. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑलरेडी उसको इनिशियल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चार्ज के कारण से जो फील्ड होगा वो ऐड हो सकता है, या ऐसा भी कंडीशन हो जाए कि चार्ज के कारण से जो फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में दो ऑप्शन हो जाएंगे, मे इंक्रीज इफ क्यू इज पॉजिटिव, ये इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, ये डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव, इसलिए इसके ऑप्शन सी एंड डी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन पढ़ रखा है, इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब यहां पर ऑप्शंस में पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका रिलेशन है, बहुत सिंपल है, v कांस्टेंट देन e विल बी जीरो, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब है ये रीजनिंग v नॉन जीरो e जीरो, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम लोग देख लें, ये ऑप्शन हम लोगों में इस चारों में से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस तक देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट जब वो मूव कर रहा है -1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली डिफरेंस इन पोटेंशियल हम लोग देख लेंगे, पहले डिफरेंस इन पोजीशन देखते हैं। तो फाइनली -1 टू 1, तो -1 ये आ गया -2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv बाई dr, डिफरेंस इन पोटेंशियल फाइनल 80, इनिशियल 120 divided by -2, it becomes 20 volt per centimeter। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हम लोग जीरो पोटेंशियल लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन बी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्वेश्चन नंबर 6, तो पॉइंट चार्ज के कारण से जो फील्ड होगा वो फील्ड, और डाइपोल के कारण से जो फील्ड है ये डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में या तो ऐड होगा या फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इट मींस थीटा 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टॉर्क बिकम्स 0, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन डी हो जाएगा। Question number 7, a proton and electron are placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके पर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज सेम है, इसलिए दोनों पर फोर्स इक्वल होंगे, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो पोटेंशियल का डिपेंडेंसी पूछा है, तो ऑब्वियसली E इज इक्वल टू KR, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये रिलेशन जानते हैं, E इज इक्वल टू -dv बाई dr, देन dv
इज इक्वल टू माइनस ए डी आर। तो dv इज इक्वल टू माइनस के आर डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv माइनस के आर स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी c। अब यहां पर दे रखा है कि द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। इट का मतलब ये वहां पर r का वैल्यू यदि जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल भी जीरो है, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम जीरो। तो v इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन c हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 2 भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। हमने आपको पहले प्रीवियस क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें ये इंडिकेट किया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द ईदर, देन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू mg। तो ये यूज करेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में 50 kg वेट का, तो 50 इंटू 9.8, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट चार्ज है 1 कूलम ईच, और सेपरेशन हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज न्यूमेरिकल इक्वल टू 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी, ऑब्वियसली 1 फर्मी 10 पावर माइनस 15 मीटर, बहुत इजी है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और चार्जेस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होल स्क्वायर, 1 फर्मी 10 पावर माइनस 15 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 230 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टू चार्जेस हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? ये दोनों चार्ज A और B पर प्लेस है। एक थर्ड चार्ज C पर प्लेस किया। इन दोनों में इंट्रैक्शन देखेंगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A। इन दोनों में इंट्रैक्शन देखेंगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ये पोजीशन सपोज x, देन रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 10 माइनस x। तो फोर्स CA इज इक्वल टू फोर्स CB। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्टली हम लोग Q यूज कर लें। इन दोनों में इंट्रैक्शन तो Q इंटू 2 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस x है तो KQ इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये डिस्टेंस 10 माइनस x का होल स्क्वायर, तो इट इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख दें, √2 इंटू 10 पावर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो √2 10 माइनस x इज इक्वल टू x, देन x बिकम्स 0.1 into √2 divided by
या इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, √2x प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू √2, √2 प्लस 1, 10 √2, देन x बिकम्स 10 √2 डिवाइड बाई √2 प्लस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो x का वैल्यू सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली 5.9 सेंटीमीटर, तो 5.9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड लेते हैं। तो यहां पर ए पॉइंट पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, बी पॉइंट पर -1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो इसके फार्दर यहां पर ये पॉइंट सी पर चार्ज क्यू रख देंगे, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन देखेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज ए, इसको शॉर्टकट में एफ ए लिखा। इनके बीच इंट्रैक्शन देखेंगे तो फोर्स ड्यू टू चार्ज दिस एफ बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के, और ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 एक्स स्क्वायर। इससे एक्स को सॉल्व कर लेंगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 24.14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि यहां से ये डिस्टेंस 24.14, इसमें 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, इट इज 34.14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। 2 charged particles are placed at a distance of 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on them? Minimum, तो obviously minimum charge of electron और charge of proton, तो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, और force at a separation of, तो मिनिमम फोर्स जो है 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 पावर 9, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होल स्क्वायर, इट इज 1 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इनटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो यहां 10 हो गया। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इसका 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25। और यदि चार्ज पूछा जाए तो Q इज इक्वल टू NE, तो 3.35 10 टू द पावर 25, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम्स 5.35 इंटू 10 पावर 6 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart.
if they are attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to other during rubbing? कितने चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है जबकि उनके बीच का फोर्स दे रखा है। तो फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। चार्ज पूछा है तो क्यू स्क्वायर। सेपरेशन दे रखा है इनके बीच का तो 1 सेंटीमीटर अपार्ट तो 0.01 का होल स्क्वायर और ये दे रखा है इनके बीच का फोर्स तो क्यू स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू बिकम्स 1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम आ गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा तो Q बाई ई तो 1/3 इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इट इज 2.08 इंटू 10 पावर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए फोर्स का वैल्यू दे रखा है C/r² e टू द पावर -kr। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल हैज फर्स्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब यूनिटी। देन kr इज इक्वल टू 1 तो k बिकम्स 1/r। 1/r means L, it becomes L minus 1. And appropriate SI units, तो SI units फाइंड करना है तो उस कंडीशन में और C का भी वैल्यू फाइंड करना है C and K। तो C का भी वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल हैज नो डायमेंशन देन F इज इक्वल टू C/r², देन C इज इक्वल टू FR²। फोर्स के लिए हम लोग MLT-2 यूज करते हैं। इट इज L2, इट बिकम्स ML3T-2। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट कहता है B K का वैल्यू 1 फर्मी -1 1 फर्मी -1 एंड रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू द attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। R का वैल्यू 5 Fermi। इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल। तो बी पार्ट में इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10 पावर 9 1.6 इंटू 10 पावर -19 r² हो गया। इट इज C/r² e टू द पावर -kr। तो k का वैल्यू दे रखा है फर्मी -1। r का वैल्यू है 5 फर्मी। r² कैंसिल तो 9 इंटू 10 पावर 9 1.6 इंटू 10 पावर -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और C e टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -5 का वैल्यू 0.006737 और इसे हम लोग C का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इट बिकम्स 3.4 इंटू 10 पावर -26 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, 3 equal charges are fixed at 3 corners of an equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस फिक्स्ड हैं और ये सारे चार्जेस आइडेंटिकल हैं। ABC पॉइंट पर 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2। सपोज इस पॉइंट पर हम फोर्स निकाल रहे हैं
तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन देखें, इट इज फोर्स ड्यू टू ए रिपल्सिव फोर्स, इट इज फोर्स ड्यू टू बी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके अलॉन्ग होगा और वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल फोर्स एट सी इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वेक्टर सम करेंगे तो एफ सी बी स्क्वायर एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी ए कॉस 60 डिग्री। अब ये फोर्सेस एफ सी बी एफ सी ए इक्वल है, इसको एफ एज्यूम कर लिया, देन एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos 61/2, it becomes 3f square, then fc becomes √3f। अब √3f का वैल्यू डाल दें, f लग रहा है यहां पर fcb और fca, इसका मतलब यहां पे फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, या तो इनके बीच फोर्स ले लें या इन दोनों के बीच फोर्स ले लें। तो 10 पावर 9 2 इंटू 10 पावर -6 का होल स्क्वायर, और सेपरेशन इनका साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 24.9 न्यूटन, और ये 30 डिग्री इस डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री विद एफ सी बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाए। Question number 17, 4 equal charges are fixed at the vertices of a square। यहां पर चार्जेस फिक्स्ड हैं ए बी सी डी पॉइंट पर, साइड दे रखा है, कोलम्बिक फोर्स फाइंड करना है, वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। सपोज इसी पर हमको फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन देखा तो एफ सी बी, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन देखा तो एफ सी डी, इनके बीच का इंट्रैक्शन एफ सी ए। तो इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे है, तो पहले इन एफ सी डी और एफ सी बी का सम निकाल लें। ये दोनों फोर्सेस आइडेंटिकल होंगे चूंकि चार्ज का पेयर सेम है, इसको F से रिप्रेजेंट किया। इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर एक्ट करेगा विच इज इक्वल टू √2f, और FCA दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स एट C विल बी इक्वल टू FCA प्लस √2f, और FCA 9 इंटू 10 टू द पावर 9 C पर चार्ज, और ये 2 इंटू 10 पावर -6 है तो 2 इंटू 10 पावर -6 का होल स्क्वायर। C से A तक का डिस्टेंस, तो C से A तक का डिस्टेंस डायगोनल हो गया तो √2 इंटू 5, तो √2 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर प्लस √2f। f का मतलब या तो FCD और FCB, तो 9 इंटू 10 पावर 9 2 इंटू 10 पावर -6 का होल स्क्वायर, और ये साइड दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर 0.05 का होल स्क्वायर। इट बिकम सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 27.5 न्यूटन, और ये भी रिजल्टेंट इसी के अलॉन्ग है। इट मींस इट मेक्स 45 डिग्री विद FCD। तो इस तरह से हम लोगों ने 17 क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो F
इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, और सेपरेशन ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम जो बोर रेडियस कहलाता है। तो आर स्क्वायर, तो ये 9 इंटू 10⁹, 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर, इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके पोजीशन को, यहां ये ओरिजिन है x0, नेक्स्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर अप टू 100 सेंटीमीटर। यहां पोजीशन है चार्ज का 1 इंटू 10⁻8 कूलम, 8 इंटू 10⁻8 कूलम, 27 इंटू 10⁻8 कूलम, 1000 इंटू 10⁻8 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर फाइंड करना है जहां पे 1 कूलम का चार्ज है ओरिजिन पे, तो इनके कारण से जो फोर्स होगा, इसको सपोज रिपल्सिव फोर्स F1 से रिप्रेजेंट किया, इसके कारण से F2 लिखा, इसके कारण से F3 लिखा, इसके कारण से अप टू Fn या जो भी F100 कर दें, तो टोटल फोर्स सबका सम हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F100। तो यहां 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 1 इंटू 10⁻8 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर 10⁻2 का होल स्क्वायर, इट इज 8 इंटू 10⁻8 इंटू 1, और ये 20 सेंटीमीटर 20 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर, 27 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर अप टू 1000 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 9 इंटू 10⁻9 इधर लिख दिया, न्यूमरेटर में 10⁻8 कॉमन है और डिनोमिनेटर में 10⁻4 कॉमन ले लिया, या इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 10⁻1 कॉमन हो जाएगा, तो 10⁻1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस टर्म में 1 बचेगा, इस टर्म में 8/4, थर्ड टर्म में 27/9 अप टू लास्ट टर्म में 1000 डिवाइड बाई 100, और फाइनली ये 9 इंटू 10⁻1 हुआ और ये -2, तो 10⁻3 हो जाएंगे। तो ये आ गया 1 + 2 + 3 अप टू 100 हो गया, और इस 10, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1/2, तो फाइनली 9 इंटू 10⁻3, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर 10 इंटू 10 + 1 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 495 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व किया, 20, 19 इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 20 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 कहता फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिवाइड बाई r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू mv² बाई r,
और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो me और वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग v फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Question number 21. Question number 21. Two charged particles having charges दे रखा है, इंसुलेटिंग थ्रेड से कनेक्ट है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 21। ये दो चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली किसी टेबल पर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो इनके बीच जो टेंशन है उसके इक्वल, देन टेंशन बिकम्स इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10 पावर 9 और चार्जेस दे रखा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर और सेपरेशन बिटवीन देम 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर इट बिकम्स 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में टू आइडेंटिकल बॉल्स जिसपे चार्जेस हैं पिथ बॉल पेंडुलम की तरह। ये चार्जेस दे रखे हैं, आइडेंटिकल चार्ज है, ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा इनके बीच सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ये सेपरेशन दे रखा है, ये 0.50 मीटर और सेपरेशन बिटवीन देम 0.05 मीटर, तो ऑब्वियसली इसके बीच 0.025 मीटर हो जाएगा। अब कहता है इनके बीच का फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। चार्जेस इसके ऊपर दे रखा है, सेपरेशन की जगह पर 0.05 मीटर हो जाएगा, तो इट इज 9 इंटू 10 पावर 9 और यहां पे चार्जेस क्यू स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम 0.025 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम 0.144 न्यूटन। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट कहता है the component of the resultant force on it along and perpendicular to the string। तो बी पार्ट के लिए फिगर रीड्रॉ कर रहे हैं। बी पार्ट के लिए component of force along the length of the string and perpendicular to the length of the string, ये इसका पोजीशन हो गया। ऑब्वियसली एंगल थीटा है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ये लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहां पर ये स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, एक कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ऑब्वियसली इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इट बिकम्स 90 डिग्री और यहां से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो गया। तो इसके कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्म किया, तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब एफ एम जी के कंपोनेंट इधर एम जी साइन थीटा हो जाएंगे और इधर के कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। अब यहां पर ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस हमने प्रीवियस फिगर में ड्रॉ कर रखा, इट इज 0.025 मीटर और ये इट इज 0.50 मीटर। तो इससे सबसे पहले हम लोग
साइन थीटा का वैल्यू निकालने एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा बिकम्स 0.025 डिवाइड बाय 0.50, इट बिकम्स 1/20। और कॉस थीटा भी फाइंड कर लें, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस कंडीशन में 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हम लोग यूज कर लेंगे। अब अलोंग द लेंथ ये हो गया, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंस L रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब फोर्स अलोंग द लेंथ ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। ये लेंथ कांस्टेंट तभी मेंटेन होगा जब T मस्ट बी इक्वल टू F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। अब F cos थीटा का वैल्यू निकाल लें। F अभी हमने प्रीवियस ए पार्ट में F का वैल्यू निकाला था 0.144 न्यूटन, तो इसके कॉस कंपोनेंट, तो इसका कॉस कंपोनेंट हो गया 0.144 न्यूटन। और इधर mg साइन थीटा मास दे रखा है, मास है 100 ग्राम 10⁻³ ग्राम, तो ये g का वैल्यू 9.8 ले लें, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड कर रखा है 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0.049 न्यूटन। अब ये फोर्स लार्जर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स F cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, जिसका वैल्यू यहां पर 0.144 माइनस 0.049, इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में ये 0.095 न्यूटन देगा। तो ये हम लोगों ने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। सी पार्ट में कहता था टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन का वैल्यू ये है, तो टेंशन फाइंड करना है, तो T का वैल्यू T मस्ट बी इक्वल टू F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। F का वैल्यू 0.144 और साइन का वैल्यू 1/20, mg 100 इंटू 10⁻³ इंटू g का वैल्यू 9.8, cos थीटा 1/20 ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 0.986 न्यूटन। और डी पार्ट, डी कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, एक्सेलरेशन, तो along the length of the string net force 0, so there is no acceleration along the length of the string. The acceleration obviously force in the perpendicular to the length, perpendicular direction में जो होगा उधर ही acceleration produce होगा divided by mass। तो perpendicular direction के लिए हम लोगों ने net force निकाल रखा है। बी पार्ट में वो वैल्यू यूज कर लेंगे 0.095 डिवाइड बाई मास दे रखा है, इट इज 100 इंटू 10⁻³ इट बिकम 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इतने क्वेश्चन सॉल्व किया और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।